आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोबारा तिबारा अनेकानेक बार स्वागत है। बहुत पारिवारिक किस्म का माहौल है और हिंदी की कविता की दुनिया में बहुत सारी सहमतियाँ असहमतियाँ भी पारिवारिक किस्म की हैं। जैसे इसी बात पर एक गोपनीय लेकिन पारिवारिक सहमति है कि मुक्तिबोध के बाद कोई महाकवि नहीं है हमारे पास। वो उस सहमति का प्रकार तो यही है ना कि पारिवारिक सहमति है, कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कोई भी अपने को या कोई किसी और को अपने अलावा महाकवि क्लेम करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे यहाँ हिंदी के बहुत वरिष्ठ और अद्वितीय अनन्य लेखक मौजूद हैं मंच पर, और मुझे पता है कि मेरी गुस्ताखियाँ माफ़ की जाएंगी। आदरणीय अरुण कमल जी, सम्मान्य ममता जी और कवि मित्र यतीश कुमार जी, हम लोग उन्हीं के कविता संग्रह पर बातचीत के लिए इकट्ठा हैं। और अगर बातचीत का प्रास्ताविक यही है कि कोई महाकवि नहीं है और बड़ा पारिवारिक माहौल है, तो ठीक है, ये दो विडंबना के बिंदु पर्याप्त हैं शुरू करने के लिए। यूँ तो हाल ये है कि पूरे देश ही को परिवार की तरह हाँकने की कोशिश हो रही है। पूरा देश किसी परिवार के मोडस ऑपरेंडी पर चलाने का प्रयत्न, और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। देश संविधान से और कानून से चलना चाहिए और परिवार मूल्यों से चलता है। दोनों एक दूसरे में साझा भी करते हैं, लेकिन बहुत उलझ गया है, सारे तार बहुत उलझे हुए हैं। यतीश जी की कविता के बारे में बीच में वो कविता पाठ भी करें ताकि वस्तु स्थिति कुछ और साफ हो, उनकी कविता का चेहरा और खुल के सामने आए और हम उसको जैसे आईने में देख सकें। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। पिता पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो ये तेरी मेरे समय में गिनी ना जाए। पिता पर एक सीरीज है कविताओं की। आ, पिता हिंदी की एक बहुत ताज़ा युवतम कवयित्री रूपम मिश्रा की एक कविता पंक्ति है कि पिता, जिस पहले फासिस्ट से मुलाकात हुई थी वो पिता था, जिसका आशय कुछ इस तरह का है। तो हिंदी कविता पिता को इस तौर पर भी पहचानती है। ज्ञान रंजन की क्लासिक कहानी पिता पढ़ के हम लोग सब लोग बड़े हुए हैं। हमारी अस्थि मज्जा में वो कथा शामिल है। यतीश पिता को बहुत सारे मौसमों में देखते हैं। पिता से वैसा कोई एक रेखीय संबंध उनका नहीं है। पिता को क्रमशः घटते हुए उन्होंने पाया है, और वो करुणा जो है, आप 5 पिता सीरीज की 5 कविताएं पढ़ेंगे। मैं एक कविता का पाठ ही पूरा कर देता हूँ। पिता 5 इसका नाम है। ज्ञान की नदी पार करते वक्त पिता का कंधा पुल था जो कभी नहीं झुका। माँ अंतर्ध्यान हो गई, तब पिता का एक डैना अचानक टूट गया। पंडित ने गरुड़ पुराण पढ़ते हुए चतुर्मुखी घी के दिए में 4 बतासे भी डाल दिए। घंटों दरवाजे पर
जलती घी की बाती जलने के बाद भी लौ जिंदा रही, उस दिन जाना अंत में मीठे को भी जलना ही होता है। माँ की मृत्यु के समय पिता को देखने की कविता है, अगर इसको एक पंक्ति में कहना हो तो। मुझे लगता है कि एक अच्छी कविता का आशय आपको एक पंक्ति में बता सकना चाहिए। जिस कविता का आशय हम ना बता सकें, उस कविता पर फिर कुछ संदेह हो जाता है। इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे रघुवीर सहाय की क्लासिक कविता बार बार याद आती रही। यही मैं हूँ थका या उन्हीं कैसे वस्त्र पहने जो मुझे प्रिय हैं, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि कि जिन्हें अब तक कष्टों से नहीं निष्कृति, उन्हीं अपने पिता की अनुकृति मैं हूँ, यही मैं हूँ। दुख, इस संग्रह में दुख है, हिंदी कविता में भी दुख है। हिंदी की कविता सुख के कुछ चितेरों के बावजूद दुख की कविता है। जो दुखी नहीं है वो हिंदी का कवि कम है कुछ। यतीश समकालीन हिंदी कवि हैं, क्योंकि वो एक दुखी आदमी हैं। कल बातचीत में एक बात निकल गई थी यूं ही मुंह से, दुख ही जीवन की कथा रही कि बजाय तो सच है अपनी जगह पर, कुछ नहुसत भी जीवन की कथा रही। एक राख जो मुक्तिबोध हमारे ऊपर मल के गए हैं, मतलब वो व्यंग्य में हमारे मित्र गिरिराज किराडू कहते हैं कि किसी विवाह समारोह में अगर 4 समकालीन हिंदी कवि बैठे हों तो पूरा माहौल ख़राब हो जा सकता है उनके चेहरे देख के। निहायत मजाक में कही गई बात है, लेकिन इसमें दम है, क्योंकि हाँ, यहाँ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लिट वेस्ट वगैरह ने हमको अपनी मनहूसियत पर काबू पाने में थोड़ी सी मदद की है। और एक जो सुलझी हुई बात में भी उलझ जाने वाली शय है हमारे पास, जो जज्बा है, मेरी हिम्मत देखिए, मेरी तबीयत देखिए, जो सुलझ जाती है गुत्थी उसे उलझाता हूँ मैं, वो है यतीश की। एक कविता है उनकी हिंसा, तो विषय ही पर्याप्त है कि हिंसा अगर दिखने वाली हिंसा होती तो फिर उसका जिक्र कवि क्यों करता। वो ऐसी जगहों पर वो देखेगा जहाँ हिंसा नंगी आंखों से नहीं दिखती। हिंसा पूर्णतः अनुमोदित हो या पूर्णतया वर्जित, दोनों स्थिति में आगे का मार्ग नहीं दिखता। अब एक दो पैराग्राफ के बाद कविता कहती है, निष्क्रियता और कायरता सबसे घृणित हिंसा है, इनके बीच अहिंसा की खोज जारी है। फिर आगे की 2 पंक्तियां कहती हैं, सफल और उपयोगी अहिंसा आक्रामक होती है। तो इस तरह की बहुत दूर की कौड़ी लाने का जो प्रयास है, ये बताता है कि ये वही घराना है समकालीन हिंदी कविता का, मनहूसियत घराना। अब इन कविताओं पर बहुत आत्मीयता से, दरअसल विस्तार से और बहुत भरोसे के साथ कुछ कहने के लिए मैं आदरणीय अरुण कमल जी से गुजारिश करता हूँ। मैं देख रहा था वो कविताएं पढ़ रहे थे और उनमें बहुत सारे बिंब शीर्षकों में मुझे दिख रहे थे। उन कविताओं के उन पन्नों पर अरुण जी रुक रहे थे, मैं पीछे से तक रहा था उनको और गीत भाई के साथ बात भी करता चला जा रहा था। कुछ वो सारा एक कविता थी उसमें।
फिर ऐसे मतलब बिंब थे। हाँ, तो मैं सब कुछ भेदिया गिरी करने की कोशिश कर रहा था। आदरणीय ममता कालिया जी, मेरी अत्यंत प्रिय कथाकार, आज के कवि यतीश जी, मेरे प्रिय, और बहुत सी रहस्य की बातों का जिक्र इन्होंने किया। उसमें ये भी है कि ये मेरे पारिवारिक संबंधी भी हैं। मेरी मौसेरी बहन के घर से इनका रिश्ता है। तो व्योमेश प्रिय, आप सभी मित्रगण, इसके पहले कि मैं यतीश जी की किताब के बारे में कुछ कहूँ, दो बातें मैं वो कहना चाहता हूँ जो भी व्योमेश ने कहीं। पहली बात तो ये कि अगर हिंदी के 4 कवि किसी विवाह समारोह में मिले तो मनहूसियत। भाई विराज को न मालूम है न व्योमेश को कि वो चारों कवि दुखी क्यों हैं। जिस लड़की से वो प्रेम करते थे उसी का विवाह है। अब ये है क्या कि मेरे बाद के जो कवि हैं, अब वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कुछ उनका भी हो। तो ये है। खैर, दूसरी बात, मुक्तिबोध महाकवि हैं और ये मान लिया गया है। जब मुक्तिबोध जीवित थे तब तो किसी ने ये नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि जीवन काल में हो सकता है किसी को पता ना चले और दूसरों को क्या गरज है कि वो पता करें। इसमें एक अगली बात यह है कि ये किसने तय कर दिया। कोई नियंता होता है क्या? ये किसने तय किया कि मुक्तिबोध के बाद कोई महाकवि नहीं है? ये तुम कौन होते हो कहने वाले? भाई लिख के साबित करो, यही साबित करो कि मुक्तिबोध महाकवि थे। महाकवि क्या, कोई कवि होता है। तो ये कुछ ऐसी गपशप की बातें हैं जो गपशप तक तो ठीक है, लेकिन जब उसको साहित्यिक आलोचना की मान्यता देने का यत्न होता है तो साहित्य में प्रदूषण बढ़ता है। आलोचना ऐसे नहीं चलती। जैसे एजरा पाउंड ने कहा था, योर चेक मस्ट बी सपोर्टेड बाय हार्ड कैश। ये नहीं कि चेक काट दिया, साबित करो। तो ये दो बातें व्योमेश जी मैंने आपके कहने पर कही। यतीश जी की किताब मेरे घर पर है और मैंने पढ़ी पहले ही वो किताब, अंतस की खुरचन। और पढ़ के मैंने इनको एक छोटी सी टिप्पणी भी भेजी। जब ये किताब मुझको मिली तो मुझको सबसे पहले मेरा ध्यान खुरचन पर गया। खुरचन पटना साहिब जो अब कहा जाता है, पुराना पटना जो पहले अजीमाबाद कहा जाता था बीच में मध्यकाल में, वहाँ की एक मशहूर मिठाई है खुरचन। और वो मलाई को सुखाकर, जो बिल्कुल मलाई की मलाई है वो, और नागार्जुन प्लाज्मा को, जो ब्लड प्लाज्मा होता है, उसको रक्त की मलाई कहते थे। तो ये खुरचन जो है वो मलाई की मलाई है। अब ये अंतस की खुरचन है। अंतस में इतना कुछ है और ये उसका सत्य है। ये कविताएं अंतस की खुरचन इस अर्थ में, अंतस में जो सत्य है, अब उससे अधिक आप उसको और नहीं सुखा सकते। वो अंतिम रूप से जो प्रगाढ़ है, दुग्ध तत्व है, वो है सांद्र, सांद्रतम। तो ये खुरचन से मैं बहुत प्रभावित हुआ और ये अंतस की खुरचन है। यानी यहाँ पर कविता भीतर की तरफ मुड़ती है, अंतस की तरफ।
विनोद कुमार शुक्ल ने जो टिप्पणी लिखी है, छोटी सी टिप्पणी है, वो पूरी तरह से इस संग्रह के साथ न्याय नहीं करती। वो ये समझते हैं कि ये बाहर की तरफ कविताएं ले जाती हैं, लेकिन जैसा इसके शीर्षक से स्पष्ट है और कविताओं को पढ़ते हुए भी लगता है कि ये बाहर से भीतर की तरफ जाने वाली कविताएं हैं। अंतस की खुरचन पर जोर है यहाँ। पूरे संग्रह में व्योमेश ने कुछ बहुत अच्छी कविताएं चुनी और उनका पाठ भी किया, और बहुत सुंदर पाठ में वो और उभरी कविताएं। इस संग्रह की कविताओं को पढ़ते हुए मोटा मोटी हम इसको कुछ खंडों में बांट सकते हैं, अनुभव खंडों में। एक तो बचपन है इनका, उसमें एक बहुत सुंदर कविता है किउल नदी पर। आप पटना से कलकत्ते की तरफ जाएंगे तो किउल स्टेशन पड़ेगा बीच में, और वो किउल नदी के नाम पर है। किउल नदी पर बहुत सुंदर कविता इन्होंने लिखी है, और कैसे वो नदी स्मृति में, और कैसे वो नदी अब रेत में बदलती जा रही है। तो ये बचपन की स्मृतियाँ इनकी कविताओं में है, जिसमें एक कविता बहुत ही विलक्षण कविता है, जाति पर भी है, और जाति विशेष का होने के पीड़ा बोध पर भी है, यातना बोध पर। उस कविता ने भी मुझको रोका, और उस बचपन की स्मृतियों को ही जोड़ती हुई कविताएं माँ पिता पर हैं। माँ पिता पर कुछ बहुत मार्मिक कविताएं हैं। एक का तो पाठ पिता 5 का रमेश ने किया, जिसमें है कि माँ के अंतर्ध्यान होते ही पिता का जैसे एक डहना टूट गया। अब ये इस तरह से उस पूरे अनुभव को पकड़ना एक बिंब में, ये यतीश ने कर दिखाया। वैसे ही माँ की सहेलियों पर कविताएं हैं। अच्छा, वो एक अद्भुत कविता है, मुझको बहुत अच्छी लगी वो कविता, माँ की सहेलियों की। और यतीश ने बहुत मार्मिकता से उसको। माँ पिता की इन कविताओं के साथ यतीश ने कुछ कविताएं गाँवों को लेकर लिखी हैं, और उनका जो भूदृश्य है वो इनकी कविताओं में आता है। लेकिन जब ये कविताएं संतरण करती हैं महानगर के जीवन में, तब एक परिवर्तन आता है। यतीश की कविता के मुहावरे में भी, जो कलकत्ते शहर के बहुत से अनुभवों को लेकर लिखी गई कविताएं हैं, कुछ छोटे शहरों को लेकर भी। अच्छा, शहरों के अनुभवों पर बहुत सी कविताएं हैं इसमें। मुजफ्फरपुर भी इसमें आता है, शायद पटना नहीं आता है, आगे आएगा, जब यतीश वहाँ रहेंगे तब आएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर और वहाँ के एक डॉक्टर लतीफ़, संभवतः डॉक्टर लतीफ़ नाम है ना, डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील, बहुत सुंदर कविता है। और वो कविता केवल डॉक्टर कफील और मुजफ्फरपुर शहर तक नहीं सीमित रहती, वो मानवीय संबंधों पर, और अंततः जो एक ऐसा संबंध है जो केवल एक डॉक्टर का व्यक्ति से संबंध नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर जीवन और मृत्यु के प्रश्नों को वो कविता उठाती है। तो वो ऐसी कविताएं भी हैं कुछ छोटे शहरों को लेके भी। लेकिन जब ये महानगर में आते हैं, कलकत्ते में, तो इनका ध्यान कलकत्ते का जो श्मशान है उसकी तरफ जाता है। और वो एक अद्भुत कविता है, कलकत्ते के श्मशान पर। उसका शीर्षक यतीश जी क्या है? कलकत्ते के भूतनाथ श्मशान। हुगली नदी पर, हुगली नदी में खेलने वाले बच्चों पर, नावों पर, और कलकत्ते शहर के बहुत से दृश्य आते हैं इनकी कविताओं में।
मैं उन कविताओं का जिक्र जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हिंसा पर जो कविता व्योमेश ने पढ़ी, उन कविताओं का, इसलिए कि वैसी कविताओं के साथ होता क्या है कि आप कोई भी बहुत बड़ी बात कह दे सकते हैं, लेकिन उस बात के पीछे न तो कोई भाव की तीव्रता होती है, न आप उसको सिद्ध करते हैं। कविता को विज्ञान की तरह सब कुछ को सिद्ध करना होता है। जैसे मैं दुखी हूं, तो आप बताइए कैसे, ये आपको कैसे लगा कि आप दुखी हैं? कुछ तो बताइएगा। जैसे हवा चल रही है, बताइए कि कैसे आपको मालूम हुआ हवा चल रही है। तो इसलिए मैं उन कविताओं का जिक्र कभी किसी की नहीं करता, क्योंकि कोई बहुत ही बड़ी बात, जैसे कि हम ये कह दें कि पृथ्वी गोल है, तो ये कविता नहीं बनेगी। इससे कविता इससे बनेगी कैसे आपको मालूम हुआ कि पृथ्वी गोल है, और ये आज तक किसी कवि को पता नहीं चला है कि पृथ्वी गोल है। तो इसलिए किसी कविता में आज तक ये नहीं आया कि पृथ्वी गोल है। कवि लोग ये मानने को तैयार नहीं, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? तो ये मैं उन कविताओं का जिक्र नहीं, मैं वहां सिर्फ उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं जहां ये सिद्ध इन्होंने यतीश ने किया कि उनका ये अनुभव है, और उस अनुभव का प्रमाण वो देते हैं। बिना प्रमाण के कोई अनुभव कविता में प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। इसीलिए बिंब आते हैं, इसीलिए प्रतीक रूपक सब कुछ आते हैं, इसीलिए शब्दों की लय आती है। यतीश का संभवतः ये पहला संग्रह है, और इसमें इन्होंने अनेक विषयों पर कविताएं लिखी हैं। अष्टभुजा शुक्ल ने भी इस बात पर गौर किया है, जिन्होंने भूमिका लिखी है इसकी। ये बहुत बड़ा इनका आयतन है इन कविताओं का। इसके लिए रकबा शायद वो कहते हैं, इनका जो रकबा है ये बहुत बड़ा है। लेकिन जो कुछ कविताएं मुझको यतीश की, जिसे किसी दूसरे शब्द के अभाव में प्रेम कविता कहा जाता है, ये एक वैसे बहुत ही घिसा पिटा शब्द है, और प्रेम कविता करके कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्रेम करके ही कुछ नहीं होता। ये हमेशा एक ट्रेजिक एक्सपीरियंस, एक ट्रेजिक अनुभव में बदलता है, और वो ट्रेजिक अनुभव महत्वपूर्ण होता है। ऐसे तो प्रेम है ही, सबका सबसे है, और एक विशेष प्रेम स्त्री पुरुष का भी होता है। कुछ बहुत सुंदर मनोरम कविताएं स्त्रियों के लिए इन्होंने लिखी हैं, बहुत ही मनोरम कविताएं हैं। उसमें से एक आध का मैं पाठ करूंगा, जिसमें इसमें एक ये भी है कि मैं क्लिप बनना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे घुंघराले केश तुम्हारी आंख में न गड़ें। तो भाई ये तो ठीक है, लेकिन इसी तरह से इनकी और भी इच्छाएं हैं, और ये सारी इच्छाओं को इन्होंने उसमें सूत्रबद्ध किया। लेकिन एक कविता जिससे ये संग्रह शुरू होता है, उसका शीर्षक है किन्नर। उपन्यास इधर बहुत लिखे गए जिसे किन्नर कहा जाता है, या मैं नहीं जानता, ममता जी ज़्यादा बताएंगे उसके बारे में कि वास्तव में शब्द क्या होगा उसके लिए, लेकिन जो शब्द इन्होंने दिया किन्नर है। उपन्यास इधर बहुत आए हैं, मैंने उनकी चर्चा भी सुनी है। कविता में ये किन्नर कम आए, या शायद नहीं आए। मैं सोचने लगा इनकी कविता को पढ़ के, आए हैं क्या हाँ, व्योमेश ने बतलाया कि विष्णु खरे ने भी ये कविता लिखी है। तो इस तरह से मतलब एक दो कविताएं हैं, लेकिन इनकी कविता में वो दृश्य के तौर पर नहीं आते। मुझको विष्णु खरे की भी वो कविता याद है, आ गई इनके कहने से। इनकी कविता में किन्नर दृश्य नहीं है। एक बहुत ही मूल सवाल है कि मैं भी पैदा हुआ या हुई, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँ? मैं क्यों न ऐसे कहूँ कि मेरा भी जन्म हुआ?
तो यहाँ पर क्रिया का जो लैंगिक बोध है वो समाप्त हो जाता है। मेरा भी जन्म हुआ। अब उस जन्म से लेकर के जो प्रताड़ना है, जिसका जन्म हुआ और जिसने जन्म दिया, यतीश ने उसको रखा है। और ये मुझको बहुत बड़ी और दुर्लभ बात लगी। इधर मैंने कुछ इस तरह के अनुभव अखबारों में पढ़े, और उसमें अभी बिल्कुल हाल का जो अनुभव मैंने पढ़ा 1 हफ्ते पहले का, उसमें यही था कि उसकी माँ को कैसा लगा और लगातार लगता रहा। तो ये एक बहुत नई कविता मुझको लगी किन्नर पर। अच्छा, मैं बिना किताब खोले अब तक ये बोल रहा हूँ, इससे सिद्ध है कि मैंने किताब को ठीक से पढ़ा है। और ये न लगे कि तो यतीश जी का ये पहला संग्रह है। हम इनका अभिनंदन करते हैं उस कवि समाज में, जिस कवि समाज में कि पहली सीढ़ी पर चढ़ना ही सबसे बड़ी बात मानी जाती है। क्योंकि अगर आप पहली सीढ़ी पर चढ़ गए, हम हमेशा इसको जो भीड़ वाली रेल होती है उसमें चढ़ने जैसा सोचते हैं कि अगर आप पावदान पर आप चढ़ गए, लटक गए और गाड़ी चल दी, तो बस फिर पहुंच जाएंगे आप गंतव्य तक। क्योंकि अब भीतर तो जगह मिलना बहुत ही मुश्किल अभी है और उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन पहले पावदान पर ये आ गए, इन्होंने पैर रखा वहाँ, और हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। अब ये साहिबे दीवान हुए। कहा जाता है कि उर्दू के सबसे पहले साहिबे दीवान कुली कुतुब शाह हुए। उसके पहले किसी का दीवान था नहीं। तो जिसकी पहली किताब निकलती है उसका बहुत ही स्वागत होता है कि ये साहिबे दीवान हुए। तो ये साहिबे दीवान हुए, और साहिबे दीवान को कुछ करना भी पड़ता है, मतलब खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तो हम उम्मीद करें कि अब भुवनेश्वर में तो ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कलकत्ते में कुछ करेंगे। और अगला संग्रह जो इनका होगा उसमें जो भाषा की सांद्रता है उसको हम लोग पाएंगे। और जो कविता में लयकारी होती है, असल में भाव जो हैं वो केवल बिंबों से प्रकट नहीं होते, वो हर भाव का एक समतुल्य ध्वनि बोध होता है। और वही संगीत है कविता का, अलग से कोई संगीत उसका नहीं होता। जो निराला में मिलता है, शमशेर में कभी कभी मिलता है, जो अज्ञेय में कभी कभी मिलता है, और इसके हिंदी में महान उदाहरण निराला है। तो हर कवि को, हर कविता को उधर जाना पड़ता है या कोशिश करनी पड़ती है जाने की। जैसे उर्दू में गालिब हैं, मीर हैं, इस तरह से। तो हम अगले संग्रह में उम्मीद करते हैं कि यतीश जी की कविताएं उधर जाएंगी। लेकिन अब उसके पहले मैं एक आध कविता पढ़ना चाहता हूँ। माँ की सहेलियाँ मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। मैं अभी सोच तो रहा हूँ वो कविता जो कि, हाँ, मैं सिर्फ एक कविता पढ़ रहा हूँ क्योंकि और लोग भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलेंगे। बनना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ तुम्हारा चश्मा, बिना जिसके दुनिया तुम्हें धुंधली दिखती। हेयर क्लिप बनूंगा, सर्पीली लटें तुम्हारी आंखों में नहीं चुभेंगी। बन जाऊंगा तुम्हारा दुपट्टा, जब चाहे सर ढक लो या जब चाहे आसमान। बन जाऊंगा मिज़राब, रहूंगा उंगलियों में वैसे ही न होने के एहसास सा,
संगीत बिखेरते हुए। समय की असमय लहरों के बीच तुम्हारी मुस्कान वह अकाट्य शकुन है जिसकी बस एक नज़र सारे बेइरादे बुहार देती है। ये इसके साथ ये कविता ख़त्म होती है। बनना चाहता हूँ, इसमें जो बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ वो ये कि हर कविता को सबके लिए वो चश्मा बनना है जिसके बिना दुनिया तुम्हें धुंधली दिखती। हर कविता वो चश्मा बने। सत्यजीत राय की फिल्मों के बारे में कुरोसावा ने कहा कि जिसने सत्यजीत राय की फिल्में नहीं देखी उसने सूरज और चांद भी नहीं देखे। तो कविता वो काम करती है कि जो आपने नहीं देखा उसको दिखलाती है और जो धुंधला दिख रहा है उसको साफ कर देती है। और एक काम और करती है जो बहुत बड़ा कवि करता है कि जो साफ दिख रहा है उसको धुंधला भी कर देती है। बहुत बहुत बधाई यतीश जी को, बहुत बहुत बधाई। और तदीयम वस्तु गोविंदम, मेरे पास तो संग्रह है ही आपका, आप इस नहीं आप रखिए मेरे पास। बहुत दूर तक जाता हुआ कविता संग्रह की परिक्रमा भी करता हुआ और कविता मात्र पर विचार करता हुआ वक्तव्य। और यतीश जी लगातार कह रहे हैं कि मुझसे कुछ भी करने के लिए मत कहना, लेकिन इसके बावजूद इसके पहले कि हम ममता जी को बुलाएं, एक कविता यतीश से सुन लें हम। हाँ। एक्चुअली आज पूरी तरह मन कैपेसिटर बनने का है कि सिर्फ ग्रहण किया जाए। आज का दिन इसी बात के लिए है। फिर भी माँ की सहेलियाँ ही सुनाने की कोशिश करता हूँ। कंक्रीट के जंगल में कई छुटपुटे एकांत हैं। उन झरोखों से झांकती है झुर्रीदार आंखें। कबूतरों के अस्थायी घोंसलों में कहीं गुम हो गई हैं माँ की प्यारी सहेलियां। कभी कभी खोजने लगती हैं पापा के साथ आने वाले दोस्तों के चेहरे में उनको, या कभी मेरे दोस्तों की माँओं में। खोजने लगती हैं पास पड़ोस की मुंह बोली चाची मामी काकी में। गुम हो गई अपनी सहेलियों को जो थी नादानियों के उन दिनों की उनकी सबसे अच्छी सहेली। माँ टकटकी लगाए झुटपुटों से राह तकती, झुर्रियों का दायरा बढ़ाती, अंतहीन प्रतीक्षा में है। स्मृतियां खुद को बस दोहराती हैं, याद आती है बस नहीं आती हैं माँ की सहेलियां। मैं मसला से फिसल गया। मैं मसला पढ़ने जा रहा तो ममता जी ने कहा कि शीर्षक है इतना ही सीखता हूं। इतना ही सीखता हूं गणित कि 2 और 2 को बस 4 ही गिन सकूं। और इतनी ही सीखता हूं भौतिकी कि रोटी की जरूरत के साथ हृदय की प्रेम तरंगे और कंपन भी माप सकूं। इतना ही सीखता हूं भूगोल कि जिंदगी की इस भूल भुलैया में
शाम ढलने तलक घर की दिशा याद रह सके। इतनी ही सीखता हूं अंग्रेजी कि देशी अंग्रेजों के बीच स्वाभिमान के साथ अपनी हिंदी भी बचा सकूं। और इतना ही पढ़ता हूं तुझे जिंदगी कि दीवार पर उभरी चूल्हे की कालिख में परतों की उम्र भी पढ़ सकूं। बिल्कुल आखिर वाली पंक्तियां नहीं पढ़ी इन्होंने। अंतिम 3 पंक्तियां जो हैं वो कहती हैं कि मैं उतना ही कहूँगा जितना मेरे हिस्से का सच है। तो बहुत सारी पुरानी कस्में इस बात से याद आ जाती हैं जो आधुनिक हिंदी कविता ने ली थी कि वस्तु तत्व का वस्तुमूलक आकलन करते हुए उसके प्रति सही सही मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही व्यक्तिगत ईमानदारी है। तो कई बार ऐसा होता है कि ईमानदारी को याद करना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है अपने पास। ममता जी बहुत बड़ी कथाकार, उपन्यासकार हैं, संस्मरणकार हैं और उनका कवि रूप जो है धीरे धीरे बहुत पीछे, जैसे हमारी याद के लिए पीछे छूट गया सा है। लेकिन वो बहुत सशक्त, बहुत भरोसेमंद कविता की आवाज़ हैं और आज की जो बिल्कुल नौजवान कविता पीढ़ी है उससे जुड़ी हुई हैं। संवाद के स्तर पर, आत्मीयता के धरातल पर मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ। ये कितना गौरव का क्षण है। ममता जी कुछ कहने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। यहाँ 3 कवियों के बीच में एक भूतपूर्व कवि बैठा है और ये तीनों धीरे धीरे अभूतपूर्व होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहली किताब है यतीश जी की। यतीश कुमार की मैं कविताएं भारत भवन में भी सुन चुकी हूँ और एक ऐसे समय मैंने सुनी जब युवा कविता पर कार्यक्रम हो रहा था और उसमें बाकी युवा बड़ी अप्रसन्न कविताएं सुना रहे थे, नाराज किस्म की कविताएं। ऐसा लगता था वो वक्त से भी नाराज है, अपने से भी नाराज है, अपने जीवन से भी नाराज है और सब तरफ से उनके पास अनमनेपन के सिवा, नाराजी के सिवा, गुस्से के सिवा कुछ नहीं। गुस्सा वैसे तो अच्छी चीज है, सृजन के लिए बहुत अच्छा तत्व है गुस्सा। लेकिन देखिए गुस्सा उतना ही होना चाहिए जितना कि खाने में करेले का स्वाद। कि आप सारा खाना करेले से नहीं खा सकते, आप सारा साहित्य गुस्से में नहीं लिख सकते हैं। आपके अंदर और भावनाएं भी होनी चाहिए। तो उस भारत भवन की युवा कविता के कार्यक्रम में मुझे याद ये रह गया कि यतीश कुमार की कविताएं प्रसन्न कविताएं थी, जिनमें यह पता चलता है कि अभी जीवन जीने योग्य है, अभी हम प्रेम करने योग्य हैं, अभी इन चीजों की पात्रता और वास्तविकता खत्म नहीं हुई है। मुझे ये चीज बहुत स्वस्थ लगी। एक्चुअली देखा जाए तो यतीश कुमार एक बड़ी लंबी तैयारी के साथ कविता में उतरे हैं। इन्होंने इसके पहले अपनी प्रैक्टिस काफी कर ली फेसबुक के ऊपर और इन्होंने अन्य लोगों की रचनाएं पढ़कर उस पर काव्यात्मक समीक्षाएं लिख कर भी इन्होंने अपना अभ्यास कर लिया। जैसे चूहे अपने दांत पैने करते हैं, जैसे एक खेलने वाला लगातार दीवार से गेंद मार मार के प्रैक्टिस करता है, इस तरह से इन्होंने फेसबुक पर लगातार छोटी कविताएं, छोटे टुकड़े कविता के लिख लिख कर इन्होंने एक ओपिनियन गैदरिंग का काम कर लिया और हम सबके लिए एक परिचित नाम बन गए। ऊपर से ये कि ये बहुत अच्छा आयोजक अपने आप ही हैं और मैंने देखा इनके आयोजनों में जो अनुशासन होता है
और जो संवेदना होती है और जो टाइम मैनेजमेंट होता है, मतलब इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं। उसके साथ ये कवि भी हैं, तो ये एक किस्म का बोनस है जो उसके साथ ये कवि है। और इनकी कई कविताएं बहुत अच्छी लगी मुझे इस संग्रह में। संग्रह से बाहर भी इनकी एक कविता मुझे अभी तक याद है, अब पता नहीं इन्होंने इसमें क्यों नहीं डाली है वो कविता, कि तुम्हें दाईं करवट सोना पसंद है, मुझे बाईं करवट सोना पसंद है। सारी रात इसी झगड़े में निकल जाती है कि कौन किस करवट सोए। तो इतनी प्यारी कविता है और ये पूरा का पूरा दृश्य आपके सामने रख देती है प्रेमियों का, या दंपति हो वो चाहे प्रेमी हो, इट डजंट मैटर। अब इसमें जो कुछ एक कविताएं बहुत अच्छी हैं, उनमें से एक कविता मैं आपको, मुझे कई कविताएं पसंद आई इसमें, बहुत सी कविताएं काफ़ी विषम किस्म की हैं, लेकिन मेरी आदत है कि इधर मैं थोड़ी सम किस्म की रचनाएं पसंद करती हूँ। एक कविता बहुत प्यारी है क्योंकि वो कई कविताओं की याद दिलाती है मुझे, कई अच्छी कविताओं की याद दिलाती है। मैं आपको, हाँ, एक कविता है, ये सुन लीजिए, मुझे बहुत मजा आया ऐसे पढ़ के। ये है आदतन। आदतन आप सुना चुकी हैं? सर मुझे कह रहे थे पकड़ा दीजिए। अभी अभी मैंने उल्लेख किया इसका। ओह अच्छा। दवाई खाना अक्सर भूल जाता हूँ, दवाई खाना अक्सर भूल जाता हूँ, सोते वक्त चादर ओढ़ना भूल जाता हूँ, टूथपेस्ट का ढक्कन लगाना भी भूल जाता हूँ, कई बार खुद से भी मिलना भूल जाता हूँ, शेविंग करके शेविंग ब्रश धोना भूल जाता हूँ, बोतल से पानी पीकर ढक्कन लगाना भूल जाता हूँ, कभी टीवी ऑफ करना तो कभी पावर ऑफ करना भूल जाता हूँ, गाना सुनते वक्त तुम्हारी बातें सुनना भूल जाता हूँ, तुम्हारी हद में आकर अपनी सीमाएं भूल जाता हूँ, वो सारी तारीखें जो बंधनों वाली है सच में भूल जाता हूँ, तुम्हारे मेरे दरमियाँ जो खाली है उसे भी भरना भूल जाता हूँ। हाँ मैं भूलता हूँ क्योंकि तुम्हारा संवारना मुझे सबसे प्रिय है। ये संवरना, ये संवारना, संवारना होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा संवारना मुझे सबसे प्रिय है। और इन कविताओं में प्रेम एक सरस्वती की लुप्त धारा की तरह, सुप्त धारा की तरह बहता रहता है। जीवन में प्रेम को कोई बहुत भौंडा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 7वें दशक में जब कवि लिखते थे तो वो न केवल प्रेम को भौंडा बना देते थे, वो प्रेम से निकलने के समय को भी भौंडा बना देते थे। और अगर हम ऐसा करने लगे कवि के रूप में तो हमारे अंदर बचेगा क्या? और हम जीवन की तरलता को, जैसा अभी अरुण कमल जी ने कहा कि सांद्रता इनके अंदर है, और अगर हमने सारी नमी सोख ली तो हम में और उन बिल्डर्स में क्या फर्क रह जाएगा जो कंक्रीट के जंगल खड़े करे जा रहे हैं। ये सारी चीजें, कलाओं को, समस्त सृजनात्मक कलाओं को सोचनी पड़ेंगी। और देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी पहली किताब का स्वागत यहाँ भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हो रहा, जो कि कला, संस्कृति, इतिहास और साहित्य की नगरी है और जिसके साथ इतना रिच हमारे इंडियन कल्चर जुड़ा हुआ है। आपकी किताब का स्वागत अगर इलाहाबाद में होता तो बिल्कुल अलग तरीके से होता। मनोज पांडे बता सकते हैं ये कि पहली किताब का बनारस और इलाहाबाद में तो जरा दूसरी तरह से स्वागत होता है, समझे। और वहाँ तो किताब, मुझे याद है कि रविंद्र कालिया की जब 9 साल छोटी पत्नी किताब निकली थी और प्रकाशक के टेबल पर पड़ी हुई थी, तो विजय देव नारायण शाही उसी समय आकर बैठे, लोक भारती में हम लोग बैठे हुए थे सब, वो आकर बैठे और उन्होंने रवि की किताब को यूं उठाकर और यूं थोड़ी दूर पे टेबल पे फेंक दिया और कहा क्या क्या छापते रहते हो तुम, ये उन्होंने प्रकाशक से कहा। अब प्रकाशक को इस बात पर एतराज करना चाहिए, उसी ने छापी है किताब, उसी के सामने एक दूसरा लेखक हिमाकत कर रहा है और वो लेखक बेचारा बैठा हुआ जिसकी पहली किताब है। तो दिनेश जी जो समय मालिक थे, दिनेश ग्रोवर, उन्होंने हाँ उन्होंने एक ठाका लगाया और उन्होंने कहा भाई शाही जी के लिए कॉफी लाना, यानी कॉफी सबके लिए ना आए, केवल शाही जी के लिए आए, तो शाही जी ने मजमा लूट लिया। तो ये जो सितम ज़रीफ़ी है, ये
हमारे इलाहाबाद की विशेषता है। और इसी तरह स्वागत होता है और इसी तरह ठोक पीट कर आपको धीरे धीरे पक्का बनाया जाता है। आपको उन सारे आघातों के लिए तैयार किया जाता है जो बाद में साहित्य में मिलते हैं। तो यतीश जी, आपकी पहली किताब बहुत सुंदर है। अब मैं इसमें से कौन कौन सी रचना पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी पंक्तियां आपकी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है आपकी बहुत सी पंक्तियां। और बहुत से आप ऐसी पंक्तियां आपने इसमें छापी नहीं है जो अब मैंने आपकी फेसबुक पर मैंने पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ वो पंक्तियां और वो कविताएं मैंने नहीं देखी यहाँ पर इसमें। और ये भी बहुत अच्छी है आपकी, इतना ही सीखता हूँ गणित, लेकिन ये तो आपने अभी सुनाई थी, ये अभी आपने सुनाई थी। अच्छा अच्छा ये भी बहुत अच्छी है। रूठ गए हैं ड्राइवर और रास्ता दोनों एक दूसरे से, भोर 5 बजे का ये शहर, ये हमने दिल्ली में भी देखा है। भोर 5 बजे का शहर वाकई ऐसा होता है। और सबसे अच्छी बात है कि कलकत्ते के कारण इनके अंदर महानगर को लेकर वो विक्षोभ नहीं है जो हम दिल्ली वालों के अंदर है। इनकी कविताओं में वो प्रदूषण नहीं है, ना अभिव्यक्ति का ना अनुभूति का, जो कि हम दिल्ली वाले एक दिल जले शहर में रहते हुए लगातार अपने अंदर धुएं की तरह इकट्ठा करते चलते हैं। और वो हमारी रचनात्मकता को भी प्रभावित करता है। हमें, मुझे लगता है, जीवन की खूबसूरती को देखने के लिए थोड़े दिन और कलकत्ता में, भुवनेश्वर में और इसी तरह के तरल शहरों में रहना चाहिए। मैं आज के दिन आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ यतीश जी, और इंतज़ार करती हूँ कि आप बहुत जल्दी उपन्यास और कहानी पर भी हमला बोलेंगे और आपकी किताबें आएंगी, क्योंकि आपके अंदर रचनात्मकता घुली मिली है आपके सारे व्यक्तित्व में। आप अपना काम करते हैं, आप इतने ऊंचे पद पर काम करते हैं, आप अपना काम करके जब निकलते हैं तो काम वहीं छोड़ आते हैं। नहीं तो अक्सर लोग अपनी अफसरी अपने साथ साथ ढोते हैं अपने बैकपैक में, पर मैंने आपके फ्रंट और बैगेज में कभी आपकी अफसरी नहीं देखी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। शुक्रिया ममता जी, आभार अरुण सर, यतीश भाई। बहुत संतुलित और आश्वस्तिकर नोट पर ये सब कुछ संपन्न होने जा रहा है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपकी उपस्थिति से ही इस सत्र को मानी मिले हैं। कुछ लोमहर्षक घटनाएं मंच के बाएं और दाएं घटती रहीं जीवन की तरह, तो आखिर मंच के बाद भी तो कुछ बात करनी है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।